डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स ब्रेन अकेडमी में स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। रिसेंट टाइम्स में आपने एक ट्रेंड देखा होगा जहां पे भारत सरकार का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बनते हुए नजर आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे, और इस बार नीति आयोग के साथ। पिछले कई वीक से ये न्यूज़ चल रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे ने भारत सरकार को सजेशन दिया है कि भारत सरकार को चाइना के प्रति जो FDI पॉलिसी है उसमें बदलाव लाने चाहिए, बिकॉज इंडिया ने चाइना से जो FDI आ रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है, जिसकी वजह से इंडिया का एक्सपोर्ट और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ कम नहीं हो रहा है। इसीलिए इस साल जो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया था उसने इस गवर्नमेंट के पॉलिसी से एक तरीके का डिसएग्रीमेंट जाहिर किया और कहा कि भारत सरकार को इस पॉलिसी के ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए, हमें चाइना से FDI को लिबरलाइज करना चाहिए। अब एक और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे नजर बनते हुए आ रहा है। इस बार नीति आयोग का जो CEO हैं उन्होंने कहा है कि भारत सरकार जो RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के एग्रीमेंट से बाहर हो गए थे, ज्वाइन नहीं किए थे, इसके ऊपर पूर्ण विचार करना चाहिए। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने कहा है कि गवर्नमेंट को RCEP को ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो अगेन एक तरीके का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द गवर्नमेंट और नीति आयोग के बीच में बनते हुए नजर आ रहा है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इकोनॉमिक सर्वे और नीति आयोग क्यों इतना ज़्यादा डेस्परेट है, क्यों इतना ज़्यादा प्रोएक्टिवली पब्लिकली भारत सरकार को एक तरीके से क्वेश्चन कर रहा है उनके पॉलिसी को लेके। इन सारे चीज़ों को आज के हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। बट पहले आप RCEP देख लें। RCEP एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, इनफैक्ट दुनिया का ये सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें आसियान कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग ये पूरा इंडो पैसिफिक के कंट्रीज हैं। इसमें इंडिया भी RCEP के एग्रीमेंट को ज्वाइन करने वाला था, बट लास्ट मोमेंट में इंडिया RCEP के एग्रीमेंट से बैकआउट हो गया। लेकिन RCEP अभी भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है और इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। इसी चीज के लिए नीति आयोग ने भारत सरकार को क्वेश्चन किया है और कहा है कि इंडिया को RCEP को ज्वाइन करना चाहिए। इन सारे चीजों को आज हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में एनालाइज करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की 20 नवंबर से हमारे बैचेस करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज में स्टार्ट हो रहे हैं एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ 59,999। करोल बाग के डिटेल, मुखर्जी नगर के डिटेल, प्रयागराज और पटना के डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अनअकैडमी IAS कॉम्प्रिहेंसिव GS कोर्स के अलावा CSAT ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा, या नहीं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इंडिया क्यों RCEP को ज्वाइन नहीं किया? सबसे बड़ा रीजन था इंडिया का कि चाइनीज गुड का डंपिंग होगा, बिकॉज अभी तक इंडिया चाइना के बीच में किसी तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। और अगर इंडिया RCEP को ज्वाइन करता है तो हो सकता है चाइनीज गुड इंडियन मार्केट में फ्लड हो और इंडिया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा कोलैप्स हो जाए। दूसरा, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये लोग एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में काफी ज्यादा एडवांस्ड हैं। ऑल्दो इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी देखा जाए मिल्क पर काउ तो वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सिग्निफिकेंटली हायर है। तो अगर हम RCEP में एंटर करते और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स इंडिया के मार्केट में एंटर करता तो इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो कंपीट नहीं कर पाते। और एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसलिए भारत सरकार इन सेंसिटिव सेक्टर्स को RCEP से बाहर रखना चाहती थी। इंडिया ने कहा कि ठीक है, फ्री ट्रेड एंड एग्रीमेंट आप गुड्स में करें, लेकिन इंडिया को सर्विसेज सेक्टर में भी फ्री ट्रेड चाहिए था, बिकॉज इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर सर्विसेज सेक्टर है और उसमें RCEP के ऊपर समझौता नहीं बन पा रहा था। इंडिया ने यह भी कहा कि प्रोफेशनल मोबिलिटी इश्यूज है, मतलब इंडियन जो बाहर जाके ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन आसियान में काम करना चाहता है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहता है, तो इसको भी इंक्लूड करना चाहिए। बिकॉज इंडिया, आपको पता है कि इंडिया को एम्प्लॉयमेंट, अपने यूथ को एम्प्लॉय करने के लिए केवल इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनको एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहना था कि गुड्स के अलावा सर्विसेज में और प्रोफेशनल टू प्रोफेशनल मूवमेंट में भी हमें अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहिए। इसके बाद इंडिया चाहता था RCEP में एक ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म हो। ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म का मतलब कि अगर मान लीजिए हम किसी कंट्री के साथ कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश एक कंट्री से जो हमारा इंपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हमारी खुद की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो खतरे में आ सकती है, तो ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म के अंदर हम
टेम्पररी बेसिस पे उस कंट्री से जो इंपोर्ट आ रहा है उसके ऊपर हम टैरिफ को बढ़ा सकते हैं सो दैट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग बन सके, लेकिन ऑटो ट्रिगर मैकेनिज्म को आरसेप के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। और जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का इन सारे कंट्रीज के साथ ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट है। आप देखिए आसियान के साथ, चाइना के साथ, साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, इन सारे कंट्रीज के साथ ऑलरेडी इंडिया का एक ट्रेड डेफिसिट है। और इंडिया को लगा कि अगर हम आरसेप ज्वाइन करेंगे तो इन कंट्री से और इंपोर्ट बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा नहीं लेकिन इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट हमारा फर्दर बढ़ जाएगा। इसलिए इंडिया आरसेप को ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा एक और हिस्टोरिक एग्रीमेंट हुआ था जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये आप देख सकते हैं एक तरीके का एग्रीमेंट है, सिमिलर है आपका आरसेप से, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें चाइना नहीं है। इस एग्रीमेंट में चाइना नहीं है, बाकी आसियान कंट्री है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, कनाडा है, पेरू है, चिली है, मेक्सिको है, लेकिन इंडिया ने इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को भी ज्वाइन नहीं किया है। और अब जो नीति आयोग के सीईओ हैं उन्होंने ये भी कहा है कि आरसेप तो हमें ज्वाइन करना ही चाहिए, लेकिन हमें सीपीटीपीपी को भी ज्वाइन करना चाहिए, तभी इंडिया में एक्सपोर्ट को हम आने वाले टाइम में बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये क्यों डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? बिकॉज जो करंट गवर्नमेंट है, अगर आप देखेंगे एस जयशंकर का स्टेटमेंट, तो एस जयशंकर जो है उन्होंने एक तरीके से क्लियर बता दिया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। पहले हमेशा लगता था हमें ग्लोबलाइजेशन में कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से देश का विकास होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, बट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडिया को कोई सिग्निफिकेंट फायदा नहीं पहुंचा है। इसलिए करंट गवर्नमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती है। करंट गवर्नमेंट जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कुछ कंट्रीज़ के साथ की है, सच एज ऑस्ट्रेलिया के साथ की है, यूएई के साथ की है, लेकिन वो बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही कॉशियसली, बहुत ही पेशेंटली उन एफटीएस को कर रही। इंडिया हड़बड़ा के एफटीए नहीं करना चाहती है। लेकिन जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो कहते हैं कि हमें वेट नहीं करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा हम दुनिया के साथ इंटीग्रेट करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने टैरिफ्स को रिड्यूस करेंगे, उतना ही ज़्यादा इंडिया आगे बढ़ सकता है विकसित भारत की तरफ। तो इसलिए नीति आयोग के जो सीईओ हैं बीवी सुब्रमण्यम, उन्होंने कहा है कि आरसेप और सीपीटीपीपी दोनों को हमें ज्वाइन कर लेना चाहिए। इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो चाइना +1 अपॉर्चुनिटी को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाया है, और इनफैक्ट जो चाइना से एफडीआई निकल रहा है वो इंडिया आने के बदला वियतनाम चला जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है, मलेशिया जा रहा है, टर्की जा रहा है और मेक्सिको जा रहा है। और ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि इंडिया में जो टैरिफ है, जो हमने इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उसकी वजह से कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इंडिया को कहा है टैरिफ किंग। तो इसलिए आने वाले टाइम में इंडिया के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपने टैरिफ को रिड्यूस करने का, और अब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इंडिया के ऊपर फर्दर प्रेशर बन सकता है। तो इसीलिए बीवी सुब्रमण्यम जी का ये आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया को अपने इंपोर्ट, अपने ट्रेड, अपने एक्सटर्नल सेक्टर को लिबरलाइज करना चाहिए, और इन तरीके के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो ब्लॉक्स हैं उनको ज्वाइन करना चाहिए। वर्ल्ड बैंक ने भी इस साल एक रिपोर्ट निकाला था और उन्होंने कहा था कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहता है, अगर इंडिया चाहता है ग्लोबल सप्लाई चेन्स में इंटीग्रेट हो, अगर इंडिया चाहता है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना, तो एक चीज़ इमीडिएटली करना होगा, इंडिया को अपने टैरिफ बैरियर्स को कम करना होगा, इंडिया को अपने एक्सटर्नल सेक्टर को लिबरलाइज करना होगा। और इसी साल इकोनॉमिक सर्वे ने भी भारत सरकार के ऊपर एक तरीके का पॉइंटिंग किया था, क्वेश्चन उठाया था कि क्यों हम चाइना की एफडीआई को बैन लगा रखे हैं। अगर हम चाइना प्लस स्ट्रैटेजी का फायदा उठाना चाहते हैं तो हमें चाइनीज एफडीआई को अलाउ करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के ऊपर रियली इस समय एक प्रेशर है अपने एक्सटर्नल सेक्टर को लिबरलाइज करने के लिए, और ये इसीलिए प्रेशर है बिकॉज ये डेटा शायद आपको पता होगा कि इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का ये डेटा है जहां पे ये क्लियर कट हो चुका है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं हुआ है। बिकॉज अगर आपको सरकार का मेक इन इंडिया 2014 का टारगेट याद होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि 2025 तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में 25% होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर का डेटा तो वो मात्र 17% पे है। मतलब अभी भी हम टारगेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं, और इसीलिए सरकार के ऊपर अब एक तरीके का दबाव है। बहुत सारे एजेंसीज कर रहे हैं कि सरकार सब कुछ ठीक कर रही है, लेकिन एक चीज़ सरकार को जो करना चाहिए वो एक्सटर्नल सेक्टर में जो हमने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, जो हम हिस्टोरिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ब्लॉक से हम बाहर हो जा रहे हैं। बिकॉज अगर आप देखिएगा कोई भी कंट्री आगे कैसे बढ़ी, आसियान क्यों आगे बढ़ा, बिकॉज आसियान के बीच में एफटीए है।
यूरोप यूनियन क्यों आगे बढ़ा? बिकॉज उनके बीच में एफटीए है। यूएस क्यों आगे बढ़ा? बिकॉज यूएस, मैक्सिको और कनाडा के बीच में एक एफटीए है। तो इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने इस तरीके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ब्लॉक में आना होगा। और इंडिया का तो आपको पता, साउथ एशिया में तो ट्रेड होता ही नहीं है। जो हमारा साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है साफ्टा, वो तो रिडंडेंट है। इसलिए इंडिया को इन ट्रेड ब्लॉक्स को ज्वाइन करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे झटका लगेगा, बट लॉन्ग टर्म में हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज दुनिया के कंपनीज के साथ कंपीट कर पाएंगे। नहीं तो जब तक हम इस तरीके से अपने कंपनीज को बचाएंगे तब तक हमारा कॉस्ट ज़्यादा होगा, क्वालिटी डिग्रेड होगा। इसीलिए ये लोग जितने भी नीति आयोग और इकोनॉमिक सर्वे है, इनका सरकार को ये तरीके का सुझाव है। आपका क्या सॉल्यूशन है? आपके हिसाब से क्या सही है? क्या किसका पर्सपेक्टिव सही है, भारत सरकार का कि नीति आयोग का? आप जरूर कमेंट बॉक्स बताएं। होप आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा जरूर। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।